नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्ज स्टडी पॉइंट। आज हम चर्चा करें राजस्थान के स्थानीय स्वशासन के बारे में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज हम नोट्स के रूप में पढ़ते हैं राजस्थान का स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन है जो राज्य सूची का विषय है। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है दो प्रकार का। एक तो होता है ग्रामीण स्वशासन, एक होता है शहरी स्वशासन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संदर्भ में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संदर्भ में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शासनकाल और शासन की छोटी इकाई और शासन के मुखिया के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में शासन की छोटी इकाई कौन सी थी और शासन का मुखिया वहाँ का क्या कहलाता था? बौद्धकालीन में शासन की छोटी इकाई थी दोस्तों ग्राम और शासन का मुखिया कहलाता था ग्राम योजक। और गुप्तकालीन में थी दोस्तों शासन की छोटी इकाई ग्राम और शासन का मुखिया कहलाता था ग्रामिक या ग्रामीणी। मुगल काल में दोस्तों शासन की छोटी इकाई थी ग्राम और शासन का मुखिया कहलाता था मुकद्दम। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आधुनिक काल में शासन की छोटी इकाई थी ग्राम और अब शासन का मुखिया कहलाता है सरपंच। बढ़ते हैं दोस्तों आगे दोस्तों लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में राज्य प्रशासन को 3 भागों में बांटा था, जिसका नंबर फर्स्ट है शिक्षा, नंबर सेकंड स्वास्थ्य और नंबर थर्ड पर पंचायत राज पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। ये कहा था लॉर्ड मेयो ने 1870 में। चलते हैं आगे दोस्तों। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। भारत में आर्थिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र का आधार स्तंभ तथा लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है, जहाँ से स्थानीय लोग राजनीति सीखना प्रारंभ करते हैं। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन में निहित है। चलते हैं दोस्तों आगे। ग्रामीण स्वशासन और पंचायती राज के बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा ग्रामीण स्वशासन। यह दोस्तों अनुच्छेद 40 में दिया है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये अनुच्छेद 40 के अंदर दिया है दोस्तों, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आगे दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना किस पुस्तक में की थी? तो उन्होंने की थी दोस्तों अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब ये दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार के द्वारा गांव में विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जो असफल रहा। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार के द्वारा गांव में विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था जो असफल रहा था। उसका अध्यक्ष था दोस्तों नरेंद्र कुमार। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था, जिस समय था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और रिपोर्ट पेश की गई थी दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की जाए। 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया जाए। आगे दोस्तों उसमें थी ग्राम सत्र पर तो होनी चाहिए थी ग्राम पंचायत और खंड स्तर पे होनी चाहिए थी पंचायत समिति
और इस रिपोर्ट में दिया था दोस्तों जिला स्तर पर होने चाहिए थे, जिला परिषद का गठन किया जाए। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों याद रखने के लिए नोट का, इस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव के नागौर जिले की है, उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था। उसका उद्घाटन किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। और अगली एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज व्यवस्था के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। इसके उपलक्ष्य में बगदरी गांव में पंचायती राज स्मारक की स्थापना की, जिसका उद्घाटन किया दोस्तों सोनिया गांधी जी ने। आगे दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य बना था। सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई थी और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था और वह दूसरा राज्य बना था भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला। पंचायती राज का जनक कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता को, और आधुनिक पंचायती राज का जनक ये कहा जाता है दोस्तों राजीव गांधी जी को। और राजस्थान में पंचायती राज का जनक वो है दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज का जनक कहा जाता है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। अगर दोस्तों अशोक मेहता की समिति की सिफारिश क्या क्या थी, ये अशोक मेहता समिति 1977 में पीएम थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और रिपोर्ट क्या पेश की थी, द्विस्तरीय पंचायती राज शुरू किया जाए और जिला स्तर पर किया जाए जिला परिषद और ग्राम मंडल पे किया जाए मंडल पंचायत का गठन। उसके बाद आती है दोस्तों GV.K. राव समिति, ये थी दोस्तों 1985, इसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और रिपोर्ट पेश की गई थी ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की सिफारिश की गई थी इसके अंदर। आगे दोस्तों 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए, उसमें था राज्य स्तर पर करनी चाहिए राज्य विकास परिषद और जिला स्तर पर होनी चाहिए जिला परिषद, और खंड स्तर पर होनी चाहिए पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर होनी चाहिए ग्राम पंचायत। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात दोस्तों पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट करने योग्य है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगली समिति है दोस्तों LM सिंघवी समिति, ये 1986 में बनी थी, PM थे उसमें राजीव गांधी जी, और रिपोर्ट पेश की गई थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए, पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय साधन उपलब्ध करवाना, इस समिति की रिपोर्ट थी। फिर अगली समिति है दोस्तों PK थुंगन समिति, ये 1988 में बनी थी, उसमें PM थे राजीव गांधी जी, और रिपोर्ट पेश की गई थी पंचायती राज के नियतकालीन चुनाव होने चाहिए, इसमें 5 वर्ष के लिए पंचायती राज के चुनाव नियतकालीन किए जाए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इस रिपोर्ट में भी कहा गया था। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात दोस्तों 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय पंचायती राज और शहरी स्वशासन से जुड़े हुए 64वें और 65वें संविधान संशोधन लोकसभा में पारित किया गया, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। ये लोकसभा में पारित हुआ था दोस्तों, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। अगली समिति दोस्तों PV नरसिम्हा राव सरकार के समय 1992 समिति में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 में, और 11वीं अनुसूची बनी थी भाग 9 के अंदर, और विषय थे इसके 29 और अनुच्छेद थे 243 और 243A से O तक। इसके अंदर ये सरकार के समय 73वें 74वें संविधान संशोधन हुआ था। अगले नोट महत्वपूर्ण बात है पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू किया गया था, इसीलिए पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1993 को राजस्थान में भी लागू हुआ था। राजस्थान में दोस्तों एक साल बाद 23 अप्रैल 1994 को, और भारत में था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था।
पंचायती राज दिवस दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक मान्यता प्राप्ति के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। इसमें अनुच्छेद दिए थे 243 में थी परिभाषाएं, और अनुच्छेद 243A में थी ग्राम सभा। अनुच्छेद 243C इसके अंदर थी पंचायतों का गठन, और अनुच्छेद 243D इसके अंदर दिया था आरक्षण, और अनुच्छेद 243E इसमें दिया था कार्यकाल। अनुच्छेद 243F इसके अंदर थी योग्यता, और अनुच्छेद 243L इसके अंदर था वित्त आयोग। आगे दोस्तों, अनुच्छेद 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। और राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख गठित समितियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम जानेंगे। एक थी सादिक अली समिति, जो 1964 में बनी थी। इसमें राजस्थान में सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने, ग्राम सभा व वार्ड सभा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और गिरधारी लाल व्यास कमेटी थी, जो बनी थी 1973 में। उसमें सीएम थे हरिदेव जोशी। और रिपोर्ट पेश की गई थी ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक का पद सृजित किया जाए। ये ग्राम सेवक का पद गिरधारी लाल व्यास कमेटी के अंतर्गत रिपोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद दोस्तों नाथूराम मिर्धा समिति, जो 1993 में बनी थी। उसमें सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया था, जिसके अंदर पंचायती राज का गठन दिया हुआ है। अगली समिति है गुलाब चंद कटारिया समिति, जो 2009 के अंदर बनी थी। उसमें सीएम थे अशोक गहलोत। और रिपोर्ट पेश की गई थी जिला प्रबंध समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को हटाकर जिला प्रमुख को बनाया जाए। इसके अंदर रिपोर्ट में पेश किया था दोस्तों, जिला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कलेक्टर था पहले तो, फिर उसको हटा करके जिला प्रमुख को बनाया जाए, इसकी ये सिफारिश थी। और BS व्यास कमेटी, जो 2010 के अंदर बनी थी। उसमें सीएम थे अशोक गहलोत। और इस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 में पंचायती राज को 5 नए कार्य दिए, जो इस प्रकार हैं। पहला तो दिया था कृषि का, और दूसरा था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। नंबर 3 पर महिला एवं बाल विकास। नंबर 4 पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। अगला दोस्तों नोट, राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज के पास कुल 23 विषय हैं। अगला दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज, यह दोस्तों 1928 में बीकानेर में राजस्थान में पहली देशी रियासत थी जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1928 में बीकानेर ऐसी पहली रियासत थी जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। अगला दोस्तों 1949 में राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई थी 1949 में। और 1953 में राजस्थान में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। और राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव 1960 में हुए थे। ये राजस्थान में पंचायती राज की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो जिला परिषद के अंदर है दोस्तों उच्च स्तर 33, और पंचायत समितियां हैं दोस्तों मध्यम स्तर पर 296, और ग्राम पंचायत है निम्न स्तर पर, इसमें 9900 ग्राम पंचायत हैं। वर्तमान में शपथ है दोस्तों, पीठासीन अधिकारी इनको शपथ दिलाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को टीचर यानी कि शिक्षक शपथ दिलाता है। पंचायत समिति में RAS और जिला परिषद में IAS। त्याग पत्र दोस्तों किस किस को दे सकते हैं, वार्ड पंच व सरपंच अपना त्याग पत्र दे सकते हैं दोस्तों। खंड विकास अधिकारी, BDO को और पंचायत समिति सदस्य ये है प्रधान को अपना सब त्याग पत्र दे सकते हैं। और प्रधान है जो जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देता है, और जिला प्रमुख वो संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र देता है।
अब है प्रशासनिक अधिकारी। कौन कौन सी समिति में कौन कौन से अधिकारी हैं? ग्राम पंचायत में तो दोस्तों ग्राम सेवक, और पंचायत समिति में दोस्तों बीडीओ खंड विकास अधिकारी, और जिला परिषद में बैठता है दोस्तों सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनकी बैठक है दोस्तों ग्राम पंचायत की तो बैठक होती है दोस्तों 15 दिन में एक बार, और अध्यक्षता करता है इसकी सरपंच। बैठक में भाग कौन कौन लेता है? ये वार्ड पंच लेते हैं दोस्तों। पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होती है। इसकी अध्यक्षता करता है प्रधान, और भाग लेते हैं इसके अंदर सदस्य ब्लॉक मेंबर। अगली है दोस्तों जिला परिषद। इसकी बैठक होती है दोस्तों प्रत्येक माह में एक बार। इसकी अध्यक्षता करते हैं जिला प्रमुख, और भाग लेते हैं इसके अंदर जिला परिषद के सदस्य। आगे दोस्तों ग्राम सभा। इसकी बैठक होती है वर्ष में 4 बार। एक तो होती है 26 जनवरी को, एक होती है 1 मई को, और एक होती है 15 अगस्त को, और एक होती है 2 अक्टूबर को। इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों सरपंच। सदस्य कौन कौन से भाग लेते हैं इसके अंदर? ग्राम पंचायत के सभी मतदाता है जो इस बैठक में भाग लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों नोट कि भारत में ग्राम सभा का एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में ये दोस्तों एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका भारत में ये उदाहरण देखने को मिलता है। वार्ड सभा है दोस्तों, इसकी बैठक होती है वर्ष में 2, ये कभी भी हो सकती है। इसकी अध्यक्षता करता है वार्ड पंच, और सदस्य है जो वार्ड के सभी मतदाता इसके अंदर भाग लेते हैं। अगला दोस्तों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये दोस्तों वार्ड सभा है जो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। ये पदेन सदस्य कौन कौन से दोस्तों? पंचायत समिति में पदेन सदस्य, पंचायत समिति में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच है जो पदेन सदस्य रहते हैं। पंचायत समिति में क्षेत्र का विधानसभा सदस्य भी इसके अंदर पदेन सदस्य होता है। जिला परिषद के अंदर होता है दोस्तों सदस्य जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रधान, व जिला परिषद क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य। पंचायती राज के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? इसके अंदर योग्यता है तो दोस्तों निम्नतम आयु चाहिए 21 वर्ष, और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। शैक्षणिक योग्यता वार्ड पंच के लिए तो 5वीं पास, सरपंच के लिए 8वीं पास। अब तो अशोक गहलोत जी की सरकार आने के बाद इसको हटा दिया गया है। पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य को 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगला इम्पोर्टेंट दोस्तों नवंबर 1995 के बाद हजस व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा होने होती है तो वह इन चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा। ये नवंबर 1995 के बाद ये संशोधन पारित किया दोस्तों। जिस व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा होती है तो वह इन चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा, सरपंच और वार्ड पंच के लिए। आरक्षण क्या है दोस्तों? SC, ST और OBC क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर महिलाओं को तो 50% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों महिलाओं का आरक्षण चक्राकार है। इसके पद से हटाने की प्रक्रिया दोस्तों 2 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पेश करके पद से हटाया जा सकता है। एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो पुनः 1 वर्ष के बाद दोबारा लगाया जा सकता है। प्रस्ताव पारित होने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। इनके चुनाव होते हैं दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं इनके चुनाव, और जिसकी अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। राज्यपाल है जो इन चुनाव के लिए ऊपर से अधिसूचना देता है, और राज्य का निर्वाचन आयोग इन चुनाव को संपन्न करवाता है। इसके वेतन है जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। और लोकसभा व विधानसभा का सदस्य पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता, और व्यक्ति एक साथ किसी एक जगह से ही चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति है जो एक जगह से ही अपना चुनाव लड़ सकता है। जो व्यक्ति ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ता है उसके लिए उसकी मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है।
अन्यथा वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ये 1996 का पेशा अधिनियम। यह दोस्तों संविधान के भाग 9 तथा 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू ये नहीं होता है, परंतु लेकिन क्या है कि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधन करके उस क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। ये पूर्ण रूप से तो संविधान के 9 तथा 5वीं अनुसूची में वर्णित जो क्षेत्र है उन पर तो लागू नहीं होता है 1996 का पेशा अधिनियम, लेकिन संसद चाहे तो इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधन करके उन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। यह अधिनियम अब 1996 का पेशा अधिनियम है जो वर्तमान में 9 राज्यों पर लागू है। जो पहला है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा राजस्थान, फिर है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर है हिमाचल प्रदेश। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ओम आम खाकर रांझा बनकर छग्गू के पास हिमाचल चला गया। ओ से हो गया दोस्तों उड़ीसा, मैं से हो गया मध्य प्रदेश और आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मैं से हो गया महाराष्ट्र। फिर खाकर तो दोस्तों वह सीधा बन गया, रा से हो गया राजस्थान, जय से हो गया झारखंड और बनकर हो गया दोस्तों सीधा स्पेस खाली, फिर 6 से छत्तीसगढ़, फिर गु से गुजरात, फिर हो गया हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों ट्रिक। आगे दोस्तों शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन दोस्तों सन 1687 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम की स्थापना कर शहरी स्वशासन को प्रारंभ किया था। शुरुआत में सन 1687 ईस्वी को भारत में मद्रास में नगर निगम की स्थापना करके शहरी स्वशासन को प्रारंभ किया था, जो 1864 में माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका स्थापित की थी और राजस्थान में शहरी स्वशासन की शुरुआत कर दी थी सर्वप्रथम माउंट आबू में। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगर पालिका ब्यावर के अंदर है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में सर्वप्रथम 1951 में राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम पारित करके लागू किया गया था। 1951 में नगर पालिका अधिनियम पारित करके लागू किया गया था सर्वप्रथम राजस्थान में। और 1959 में जो संशोधित नगर पालिका अधिनियम पारित करके लागू किया गया था। और अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। इसका उल्लेख है शहरी निकाय और भाग है 9 क के अंदर और विषय इसके 18 अनुच्छेद 243 पी यानी तय से 243 जड जी तय और 6 के अंदर दिया गया है। महत्वपूर्ण दोस्तों नोट के शहरी स्वशासन को 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया गया था। शहरी स्वशासन के निकाय कौन कौन से है, इसका गठन किस प्रकार से होता है। नगर पालिका में तो होता है दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक, और नगर परिषद इसका गठन किया जाता है दोस्तों 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या के ऊपर, और नगर निगम इसका गठन किया जाता है न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से अधिक, इसके ऊपर होने जनसंख्या होने से नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पालिका व नगर परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, ये होते हैं दोस्तों 13। निर्वाचन प्रणाली इसकी किस प्रकार से होती है यह हम अब जानेंगे। नगर निगम इसकी निर्वाचन प्रणाली अध्यक्ष तो होता है इसका मेयर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सदस्य होते हैं इसके वार्ड और पार्षद, ये चुने जाते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से। अगली है नगर पालिका, इसका अध्यक्ष होता है सभापति, इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और सदस्य हैं वार्ड के पार्षद जिसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। अगला दोस्तों नोट के 2014 को राजस्थान सरकार अध्यादेश के द्वारा शहरी निकायों के अध्यक्षों की निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष किया गया था। योग्यता है दोस्तों न्यूनतम 21 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आरक्षण के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम 2009 के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था।
जो 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा महिलाओं के 50% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसका पद से हटाने की प्रक्रिया जो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसको पद से हटाया जा सकता है। दो वर्ष के बाद कुल सदस्यों के 1/3 बहुमत से पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव तथा प्रस्ताव पारित होने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव पारित करने के बाद राइट टू रीसेल का भी प्रावधान है। राजस्थान में अब तक एक बार राइट टू रीसेल का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों 2012 में मंगरोल यानी बारां जिले की नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के पक्ष में रहा था। वर्तमान में नगर पालिका हमारे 147 राजस्थान में, वर्तमान में नगर परिषद है 34 और वर्तमान में नगर निगम है 7 जो सभी संभाग मुख्यालयों पर बनाए गए हैं। इसके प्रमुख अधिकारी हैं जो नगर पालिका में तो बैठता है ईओ और नगर परिषद में बैठता है सीओ और नगर निगम में बैठता है कमिश्नर आयुक्त। और नगरीय स्वशासन की अन्य संस्थाएं हैं दोस्तों नगर विकास न्यास, इसके कुल संख्या है 15 और नगर विकास न्यास का अध्यक्ष कहलाता है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। नगर विकास प्राधिकरण इसके सदस्य हैं दोस्तों 3, कुल संख्या है नगर विकास प्राधिकरण की 3 है दोस्तों। नंबर 1 है जयपुर, नंबर 2 पे जोधपुर, नंबर 3 पर अजमेर। इसके लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बात है दोस्तों अजमेर के लिए राज्य में एकमात्र छावनी मंडल है अजमेर के नसीराबाद में, जिसका अध्यक्ष कमांडेंट ऑफिसर होता है। अगले दोस्तों जिला आयोजन समिति, इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख और कुल सदस्य होते हैं इसके अंदर 25, जिनमें से 3 तो पदेन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं तथा 20 सदस्य जो जिले की नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद व नगर निकायों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 243T इसके अंदर है दोस्तों आरक्षण और अनुच्छेद 243U के अंदर है उसके कार्यकाल और अनुच्छेद 243V के अंदर है योग्यता। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन की किसी भी संख्या के अध्यक्षता पद मध्यावधि में रिक्त होने पर अधिकतम 6 माह में पुनः निर्वाचन होना आवश्यक है तथा पुनः निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है। इसमें दोस्तों स्थानीय स्वशासन की किसी संस्था की अध्यक्षता का पद अगर किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो इसके अधिकतम 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन होना जरूरी होता है तथा अगर नया जो सदस्य निर्वाचित होता है उसका पद जो कार्यकाल है वो शेष अवधि के लिए होता है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।